गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पिछले 2 लेक्चर्स में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि कौन सी रेडिएशंस हम काम में लेते हैं और कौन कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं। हमें पता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा एक पावरफुल टूल है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं और हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि नोन या अननोन है उनका स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी ए वाइड वैरायटी ऑफ न्यूक्लियाई, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस। लेकिन हाइड्रोजन के कई सारे आइसोमर्स हैं, लेकिन हर आइसोमर न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होता है। इसी तरह से कार्बन 12 एनएमआर एक्टिव नहीं है, नाइट्रोजन 14 एक्टिव नहीं है, फ्लोरीन और फॉस्फोरस के भी फास्फोरस 31 और फ्लोरीन 19 इस तरह के न्यूक्लियस ही एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो इसके आधार पर एनएमआर को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन लेते हैं तो कार्बन 13 एनएमआर, नाइट्रोजन एनएमआर, फ्लोरीन एनएमआर और फॉस्फोरस एनएमआर। आपको पढ़ना है सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर या H1 एनएमआर, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही आपके कोर्स में है। तो अपन देखते हैं कि होता क्या है, क्यों एनएमआर में पीक दिखाई देती है। तो when a nuclei is placed in an external field, spinning protons act like a magnetic bar। कि जैसे ही प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के केस में वहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर के एक्सिस में, बाहर के न्यूक्लियाई जो रेडिकल है उसके अंदर वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रहा है और न्यूक्लियस जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर भी मूव कर रहा है। और हमें पता है कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपने एक्सिस पे या फिर रोटेशन करता है या रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और वो एक लिटिल डाइपोल की तरह, डाइपोल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये टाइनी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। हमको पता है, अगर हम देखते हैं कि देखिए ये जैसा ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके अंदर, अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये क्या होता है, अपने आप को, क्योंकि दोनों पोल साउथ पोल से नॉर्थ पोल से रिपेल करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि ये अपने आप को रिपेल करने के कारण ये क्या करते हैं कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ये जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल की हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल की जाएगा। हमने मैग्नेट ऐसे रखा है तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। और देखिए क्योंकि अट्रैक्शन तो यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल से, साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा और जो बार मैग्नेट हमने इस पोजीशन में रखा था वो बार मैग्नेट अब इस पोजीशन में आ जाएगा और ये बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी एनर्जी कम होगी और इस स्टेट में जहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको रेजिस्ट करना पड़ रहा है नॉर्थ पोल के सामने रहने में और साउथ पोल को साउथ पोल के सामने रहने में। तो ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिचुएशन होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तो केस हो गया मैग्नेट के केस में। अगर हम मैग्नेट मान रहे हैं, हमारा जो केस है वो हमारे में न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस है वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है +1 और वो एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो वो भी एक मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट बनने के कारण वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो एक टाइनी मैग्नेट है जिसमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो थंब रूल है अपना, थंब रूल में हम कहते हैं कि हमारा जो उंगलियां हैं, जो हमारी फिंगर्स हैं, अगर वो करंट का मूवमेंट कर रही हैं तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस जो है अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, जो क्लॉकवाइज कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो 2 तरह के
दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। एक होगा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और दो एनर्जी स्टेट बन जाएंगे। एक कहलाएगी अल्फा स्टेट जैसे यहाँ पर दिखा रखी है, और दूसरी कहलाएगी बीटा स्टेट, और इन दोनों की एनर्जी के बीच में डिफरेंस होगा जो कि h कर सकते हैं या तो के बराबर होगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन E1 से न्यूक्लियस एक इस तरह से अलाइन हुआ तो उसका जो अंतर होगा वो किसके के बराबर हो जाएगा, डेल ई के बराबर। दो स्टेट बन जाती है, एक कहलाती है अल्फा स्टेट और दूसरी कहलाती है स्पिनिंग न्यूक्लियाई। अगर इस स्टेट में अगर हम इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, यहाँ पर कोई रेडिएशन डालते हैं, दोनों अलग की होती है, तो वो एक लोअर लेवल से हायर लेवल के अंदर मूव कर जाता है। तो डेल ई किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर। हम जितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो दोनों लेवल के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में। तो हम यहाँ पर जो एनर्जी को किससे शो कर रहे हैं, डेल ई। दोनों की एनर्जी लेवल का जो अंतर है वो डेल ई से बता रहे हैं, वो एच न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये न्यू की जगह हमने रख दिया, ये गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, h इज प्लांक कांस्टेंट, b इज ए बोर मैग्नेटॉन 2 पाई, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे दोनों के बीच में एनर्जी का अंतर उतना ही ज़्यादा हो जाता है, और एक न्यूक्लियस को लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करने में अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी लेवल के बीच में आपस में रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस विद अ ऑड एटॉमिक नंबर और एन ऑड मास नंबर हैज ए न्यूक्लियर स्पिन। मतलब हर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्पिन नहीं होता है। वही न्यूक्लियस जिसका कि एटॉमिक नंबर ऑड होता है या फिर एन मास नंबर ऑड होता है, उस वही न्यूक्लियर स्पिन शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर या तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है। इसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब फ्रैक्शंस में पॉजिटिव चार्ज होता है तभी वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो चार्ज शो करता है, और चार्ज न्यूक्लियस ही हमेशा मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो द स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, और वो चार्ज ऑड नंबर पर होने पर ही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अदरवाइज वह अगर इवन नंबर में होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले स्ट्रक्चर के अंदर ये न्यूक्लियस है जो अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। तो ये देखा, ये अगर हमारी फिंगर होती हैं, ये फिंगर को शो करती है, तो ये थंब है, तो थंब के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कि जैसे कि बिल्कुल लूप ऑफ करंट अगर ऐसे पास होता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है। और जो न्यूक्लियस है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके अंदर आ जाते हैं। अगर अब क्वेश्चन उठता है, इफ ऑल प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मच इंफॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन्ड, बट प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट शील्ड देम फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड. Circulating electrons create an induced magnetic field that opposes the external magnetic field. होता क्या है कि सारे न्यूक्लियस एक जैसे एनवायरनमेंट में अगर होते हैं, सब पे एक जैसी एनर्जी लग रही है, तो सभी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर जाएंगे और हमको कोई पीक दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे में हमको क्या करना है कि अलग अलग पीक दिखाई दे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। किसी न्यूक्लियस के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी के आगे 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आगे 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आगे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में अवरोध पैदा करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, और वो भी एक ऑर्बिटल में रोटेशन करते हैं, जिसके कारण उन पर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका मैग्नेटिक फील्ड माइनस हो जाएगा, और बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड
उस न्यूक्लियस तक उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना कि एक्चुअली हम लगा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग। शील्डिंग मतलब कवर करना, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर से ढक लेते हैं और उसके ढकने के कारण बीच में मैग्नेटिक फील्ड का अवरोध पैदा हो जाता है और बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस तक नहीं जा पाता है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। और इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस के चारों ओर का एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट के आधार पर हम न्यूक्लियस को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। अगर दोनों का एनवायरनमेंट सेम है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। अगर दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है तो उसको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। तो मैग्नेटिक field strength must be increased for a shielded proton to flip at the same frequency। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो शील्डिंग ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, तभी जाके उसके अंदर शील्डिंग के बाद उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हमको बढ़ाना होता है, तभी हम मतलब शील्डिंग प्रोटॉन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि दो तरह के हमने क्या पढ़ा, दो तरह के यहाँ पर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। एक न्यूक्लियाई जिनके अंदर चारों एनवायरनमेंट समान है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, एक न्यूक्लियाई जिनके चारों एनवायरनमेंट अलग अलग है तो वो कहलाएंगे नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। और नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई क्यों होते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर ज़्यादा शील्डिंग है, कम शील्डिंग है, तो इस पर डिपेंड करता है कि प्रोटॉन्स कितने शील्डेड हैं। और जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी उतना ही हमको उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऊर्जा की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे का पार्ट कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कैसे देखते हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट काम में लेते हैं और कैसे इसका